बहुत मुफीद हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स हुई। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी जराइद जो थे उनके साथ बात करने का मौका मिला। पाकिस्तान का जो रवायती नुक्ता नज़र है कश्मीर के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से था, फ़लस्तीन के हवाले से हमने पाकिस्तान की रियासत का जो बयानिया था उसको सामने रखा। पाकिस्तानी माशरे की जो आवाज़ थी उसको पहुंचाने की कोशिश की। दौरा न्यूयॉर्क बहुत कामयाब रहा। आलमी रहनुमाओं के साथ इंतहाई मुफीद मुलाकातें हुईं। जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। कश्मीर, फ़लस्तीन और हिंदुत्व के हवाले से अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। मुख्तलिफ फोरम्स पर मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अब तक हजारों कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। कनाडा में सिख रहनुमा के बहिमाना कत्ल पर मगरबी ममालिक की जानिब से भारत पर इंतहाई संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। अमेरिका रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तनाज़े के हल के लिए रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहरानों पर काबू पाने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हमारे फ़ौजी जवान खिदमात की फराहमी में हमेशा पेश रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन मशरूत है। अफगान इंतजामिया अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना के बायस आलमी सतह पर बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सैलाब से बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारतीय अफवाज कश्मीरियों की नस्ल कुशी और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आर्मी बरादरी भारत को इन कार्रवाइयों से रोकने के लिए किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया की वजह मुसलमानों के खिलाफ हमलों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने OIC के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पसमानदा तबके की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आइंदा दिनों में बिजली के बिलों में कमी वाक़ होगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इक़दाम जारी हैं। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में PTV को खुसूसी इंटरव्यू। पाक अमरीका ताल्लुकात का फ़रोग़ हमारी तरजीहात में शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरकार आइनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूएकार ला रहा है। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट पर अमल दरामद करते हुए इंतखाबी अमल के लिए हर मुमकिन मावनत फराहम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म की अमरीकी TV चैनल CNN से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर ग्रुप 77 और चीन के वज़ीर ख़ारजा के 47वें सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा की तरक्की पज़ीर ममालिक की मदद के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के लिए ग्रुप के जरिए एक्शन प्लान अपनाने और इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़। मुल्क में सेहत के शोबे की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनियां आलमी मार्केट को देखते हुए अद्वियात तैयार करें। वजारत सेहत में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सेहत से मुतालिक आगाही फैलाना डॉक्टर्स के अलावा पढ़े लिखे शहरियों की भी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का मरी में सेमिनार से खिताब। कराची के इलाके मोचको में रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारों का ऑपरेशन। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 1.5 अरब से ज़ायद मालियत की ज़ख़ीरा शुदा अशिया बरामद। अंदरून सिंध में भी कार्रवाइयाँ, जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद बरामद। कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। कई सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
بلوچستان میں اب تک بجلی چوروں کے خلاف مجموعی طور پر 322 FIRs درج، مجموعی طور پر 122 بجلی چور گرفتار، 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کے جرمانے عائد۔ KP میں 372 بجلی چور گرفتار، 21 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد۔ 5 آئیز کی جانب سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ کینیڈین شہری کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف کینیڈا کے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے عہدیدار نے کینیڈا کی ایسوسی ایٹڈ پریس میں کیا۔ 5 آئیز کے افسر نے بھارتی ڈپلومیٹس اور افسران کے مابین ہونے والی بات چیت کو لیک کیا۔ کینیڈا بھارت کشیدگی پر 5 آئیز کی چشم کشا رپورٹ۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر بھارت کو عالمی سطح پر شدید ذلت اور رسوائی کا سامنا۔ کینیڈین وزیر اعظم کے الزام نے جمہوریت کے علمبردار اور خود کو جمہوریت کی ماں کہنے والے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی بھارتی دہشت گردی کے الزام کی تصدیق۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا بھی کینیڈا کی حمایت کا اعلان۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل میں بھارتی ایجنٹ کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پہلے ہی بھارت کو دے دیے تھے۔ معاملے کے تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی یوکرینی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری رہنماؤں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم۔ حریت رہنما میر وائس عمر فاروق 4 سال کی نظر بندی کے بعد رہا۔ ان کی رہائی جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں جانے کے بعد ممکن ہو سکی۔ جامع مسجد میں میر وائس عمر فاروق کا والہانہ استقبال۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعرے۔ حریت رہنما نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ بھی دیا۔ آج پاکستان میں پشتون کلچر ڈے نہایت جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے حوالے سے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد۔ تقریبات میں پشتون ثقافت، مہمان نوازی، بہادری، وطن سے محبت، ان پسندی وغیرہ کو اجاگر کیا جائے گا۔ سعودی عرب آج اپنا قومی دن جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ دارالحکومت ریاض میں قومی دن کی بڑی تقریب۔ سعودی اور پاکستانی شہریوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد شریک۔ ڈپلومیٹک کلچرل سینٹر کو 3D لائٹ سے سجا دیا گیا۔ لاہور اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، شہر کی اہم شاہراہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ہوا کی رفتار 37 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 98% رہا۔ لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 97 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ICC نے ورلڈ کپ کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ میگا ایونٹ میں مجموعی طور پر 10 ملین امریکی ڈالرز بطور انعام تقسیم کیے جائیں گے۔ ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو 40 لاکھ ڈالرز ملیں گے۔ رنر اپ ٹیم کے حصے میں 20 لاکھ ڈالر آئیں گے۔ سیمی فائنلز ہارنے والی ٹیموں کو 8 لاکھ امریکی ڈالرز ملیں گے۔ اور چین کے شہر ہینگجو میں ایشین گیمز 2023 پاکستان والی بال ٹیم کی فتوحات کا سلسلہ جاری۔ ٹاپ 12 راؤنڈ میں جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 28 سال بعد ایشین گیمز کے ٹاپ 6 میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ It is vital to reduce great power rivalry and tensions, ensure strict adherence to the UN Charter, consistently implement Security Council resolutions, eliminate the root cause of conflicts, and respect the principles of non-use of force, self-determination, sovereignty, and territorial integrity, non-interference in the internal affairs of the states, and peaceful coexistence.
ایک بار وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دورہ نیو یارک بہت کامیاب رہا. سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور ایرانی صدر سمیت اہم عالمی رہنماؤں کے ساتھ انتہائی مفید ملاقاتیں ہوئیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یارک میں پاکستان مشن میں نیوز کانفرنس کی تفصیل شاہ رخ شفیع سے. نگران وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. کشمیر، فلسطین اور ہندتوا کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور مختلف فورمز پر موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بھی اٹھایا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک میں انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف انتخابات میں معاونت فراہم کرنا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے. اب اگر کوئی بھی شخص پاکستان کی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرے گا، آگ لگائے گا، لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، پاکستان کی قوانین نہ اس کی اجازت کسی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کو دیتے ہیں، نہ جمعیت کے ایکٹیوسٹ کو دیتے ہیں. یکساں قوانین ہے، یکساں لوگوں کے لیے ہے. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے چینی اور آٹا مافیاز کے خلاف کارروائیاں کی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر اقدامات کر کے مصنوعی مہنگائی کو روکا ہے. انہوں نے کہا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں. ہم ایڈمنسٹریٹو اقدامات لے رہے ہیں، جیسے اسمگلنگ ہے، ہورڈنگ ہے، ڈالر کرنسی کی جو اللیگل ٹریڈنگ ہے، اس پہ جوں پچھلے ایک ماہ میں ہماری حکومت کے دورانیے میں انٹرونشن کی گئی ہے. اس کے اثرات آئے ہیں. چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، غذائی اجناس کی قیمتیں کم ہوئی، ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے. یہ انکریجنگ ہے. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی ہندتوا پالیسیاں نہ صرف اپنے ملک میں اقلیتوں کے لیے دہشت کی علامت ہیں بلکہ اب اس کا دائرہ کار بیرونی دنیا میں بھی سرایت کر رہا ہے، جس کی مثال کینیڈا میں سکھ رہنما کا بہیمانہ قتل ہے. انہوں نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور اب تک ہزاروں کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو انسانی المیہ جنم دے رہا ہے، ریاست پاکستان اس حوالے سے اس لفظ کا استعمال نہ کرے کہ وہ بہت سخت دکھائی دے گا، تو میں نرم لہجے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ لفظ مجھے انگریزی زبان میں نہیں مل رہا تھا جس کو میں بیان کر سکتا، ایکسپلین کر سکتا کہ وہاں پہ حقیقی صورتحال ہے کیا. کشمیری جان سے جا رہے ہیں، ان کی ہزاروں لوگوں کی، خواتین کی عزتیں لٹی ہیں. سینکڑوں ہزاروں کشمیری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. والدین تھے ان کے، مائیں تھی ان کی، بہنیں تھی ان کی. they had loved ones. اور میں یہاں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ جینوسائیڈ کا لفظ کہیں گرا نہ گزر جائے کسی کے کام پہ. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کیا ہے. چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی بھی قسم کی دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال نہ ہو. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. روس اور یوکرین تنازع پر بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. روس اور یوکرین کو تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو انتہائی مؤثر انداز میں اجاگر کرتے ہوئے عالمی برادری کو آگاہ کیا ہے کہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے پرانا حل طلب تنازع ہے. عالمی برادری بھارت کے ہاتھوں نہتے بے گناہ کشمیریوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے. رپورٹ کریں گے ارسلان اسد. 193 ملکوں کی نمائندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے مظلوم کشمیری عوام کی آواز بنتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دنیا بھر کے سامنے بھارتی ریاستی دہشت گردی، جبری تسلط اور ظالمانہ پالیسیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان بھارت سمیت خطے کے تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے. تاہم پائیدار علاقائی امن کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute
is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. जनरल असम्बली के 78वें इजलास में अपने कलीदी खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के मज़ाहिब और नजरियात का एहतराम जरूरी है। ताहम हमारे हमसाया मुल्क भारत में हालिया बरसों से तेजी से परवान चढ़ती हुई इंतहा पसंदाना हिंदुत्व पॉलिसी से न सिर्फ भारतीय माशरे बल्कि इलाकाई अमन को भी शदीद खतरात लाहक हैं। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice, and foreign occupation. निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। तमाम अक़वाम आलम को जदोजहद आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से अलग करके देखने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ बयान करते हुए अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान मुल्कों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात का हामी है। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफे के मुखालिफ हैं। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। अपने खिताब में उनका कहना था कि तवक्को है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में बहाली और तामीर नौ के मंसूबों के लिए 10.5 अरब डॉलर की यकीन दहानियों पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद होगा। मज़ीद तफसील असद यार खान से। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्क कोविड, तनाज़ात, ईंधन व इजनास की बढ़ती हुई कीमतों और मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। Pakistan is one of the worst affected countries from the impacts of climate change. The epic floods of last summer submerged a third of our country, killed 1,700 and displaced over 8 million people, destroyed vital infrastructure and caused over $30 billion in damage to Pakistan's economy. I hope our development partners will accord priority to allocation of funds for our resilient recovery plan, which has been costed at $13 billion. निगरान वजीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए COP28 समिट में 100 अरब डॉलर्स की यकीन दहानियां कराई गईं। पाकिस्तान उन पर अमल दरामद चाहता है। Pakistan also looks forward to the fulfillment of the climate change commitments made at COP28 by the developed world. Allocate at least half of such finance for adaptation in developing countries. Attempts to selectively provide these funds on the basis of geopolitical considerations should be resisted. मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदामात का जिक्र करते हुए निगरान वजीर आज़म ने कहा कि हम मुल्क की ज़र मुबादला और रुपए की कदर में इस्तेहकाम, आमदन और अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए पुरज़्म है। SIFC expedite investment decisions. 28 projects have been identified in priority sectors: agriculture, mining, energy, and IT, for implementation in collaboration with Pakistan's partners. The second phase of the China-Pakistan Economic Corridor has been initiated, covering railway, infrastructure, and manufacturing projects. Pakistan also looks forward to the early implementation of the connectivity projects with Central Asia. निगरान वजीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में दुनिया के 47 अम मिशंस में 2,30,000 पाकिस्तानी अम दस्तों ने खिदमत सरंजाम दी हैं। दुनिया में अमन व सलामती के लिए हमें बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी का खात्मा, तनाज़ात का हल और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر عالمی تعاون جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام و فوبیا دنیا کی ترقی کے عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب، روایات اور اقدار کا احترام کرنا ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ، افغان معیشت کی بحالی اور وسط ایشیا کے ساتھ مواصلاتی منصوبوں پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan shares the concern of international community with respect to Afghanistan, particularly the rights of women and girls. Yet we advocate continued humanitarian assistance to a destitute Afghan population. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 9/11 حملوں کے بعد اسلام و فوبیا کے مسئلے نے ایک وبا کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ہمیں انتہا پسندی اور اسلام و فوبیا سمیت مذہبی منافرت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے ایک دوسرے کے مذہب، نظریات، مقدس شخصیات اور مقامات کا احترام ضروری ہے۔ We need to cherish and celebrate our diversity and different ways of life. Mutual respect, sanctity of religious symbols, scriptures, and personage should be ensured. Last year, this assembly adopted a resolution proposed by Pakistan on behalf of the OIC declaring 15th March as the International Day to combat Islamophobia. Earlier this year, the Human Rights Council adopted an OIC resolution submitted by Pakistan urging states to outlaw the burning of the Holy Quran and similar provocations. نگران وزیر اعظم نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی اور یمن اور شام کے درمیان تنازعات کے خاتمے کے لیے ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی فلسطینی عوام اسرائیلی مظالم کا شکار ہیں۔ پائیدار امن 2 ریاستی حل میں مضمر ہے اور پاکستان جون 1967 کی بنیاد پر ایسی آزاد فلسطین ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہو۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کا فروغ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CNN سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان درکار آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لا رہا ہے۔ نگران حکومت اپنے مینڈیٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے انتخابی عمل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کر رہی ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ معروف امریکی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم اور ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی حصہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ Relationship with Washington and US is one of the cornerstone of our foreign policy, and we always explore the ways how to constructively engage with the US. Every government appreciates and understands the value of relationship with the US, and so we are also continuing to cultivate that relationship, strengthen it further, and try to find more venues where we can bring the two nations more closer. پاکستان میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو آئینی تقاضے پورے کرنے ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری مستعدی سے کام کر رہا ہے، جسے نگران حکومت کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ For the elections, there wouldn't be any institutional interference at the behest of the government of Pakistan in either favor or fear of any political group. So all the process could be at max between 3.5 to 4 months, and this is the kind of a tentative date which we are seeing that they are announcing. I'm very comfortable that this is the timeline, and it can be achieved, and we will achieve it. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میں پوری طرح پر اعتماد ہوں کہ انتخابات کے لیے جو تاریخ دی گئی ہے اس ذمہ داری کو نگران حکومت احسن انداز میں پورا کر پائے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि आने वाले दिनों में बिजली के बिल ज़्यादा नहीं कम होंगे। मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। IMF ने हमारे इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार किया है। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है और बेगुनाह लोगों की जानें ली जा रही हैं। भारत इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। निगरान वज़ीर आज़म की PTV से खुसूसी गुफ्तगू की तफसील आपको बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। न्यूयॉर्क में होने वाले जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर PTV को दिए जाने वाले खुसूसी इंटरव्यू के दौरान निगरान वजीर आजम ने कहा कि अवाम की मुश्किलात से आगाह हैं, तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं, आइंदा बिजली के बिलों में कमी आएगी, माशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं और इस हवाले से IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पिछे हुए तबकात की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। इल्लीगल करेंसी ट्रेड है, इस पे पहली मरतबा किसी हुकूमत ने एक जामे अंदाज में इस पे क्रैकडाउन किया है। मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंस्टेबिलिटी थी वो एड्रेस हुई। हमारी जो मईशत की सेहत है वो बुनियादी तौर पर ठीक हो, लौट के आए। ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत खुद महंगी बिजली बनाती है, फिर उसको आगे सस्ती बेचती है, फिर उसमें से कुछ बिजली चोरी हो जाती है, फिर उसमें कुछ मिसमैनेज हो जाती है, उसके नतीजे में हम पे सूद बढ़ रहा होता है। अब ऐसे माशी इकोनॉमिक सेंस क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन की बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती। आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बिजली के बिल होंगे निस्बतन कम बिल होंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे, कियास साराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। हमारा काम ये है आईनी तौर पे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है, जो असिस्ट करना है इस प्रोसेस में, उस पर अपना फोकस रखें। जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल करें, जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट है पोलिंग डे से पहले, पोलिंग डे के दौरान और इवन पोलिंग डे के बाद उसके जो तकाजे हैं उनको पूरा करें। और बाकी आपको पता है बहुत सारे लोगों का रोजगार कया सराइयों से जुड़ा हुआ होता है। अब निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए जरूरी है कि भारत को इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों से रोका जाए। भारत हिंदुत्व नजरिए को फरोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा में सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले शख्स के कत्ल की मजम्मत करते हैं। भारत ने बतौर रियासत इंसानियत का कत्ल किया है कनेडियन सॉइल पे, कनेडियन सरजमीन पे, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जो हकीकत घनावनी छुपी हुई है हिंदुत्व की सियासी एजेंडे के पीछे, ये पूरे खित्ते को और खित्ते के साथ साथ बाकी मानदा दुनिया को भी जंग के आग के शोलों में लिपेट सकता है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल के हल के लिए आलमी सतह पर काविशें करने की जरूरत है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि खित्ते में अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ दिया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल केस में भारतीय दखल अंदाजी दुनिया के सामने खुलकर आ गई। मज़ीद तफसील ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह किया और हित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया और माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैड अ वेरी he spoke, he had a speech at the UN General Assembly in which he also highlighted a number of issues, including the regional issues, Pakistan's perspective on Afghanistan, Pakistan's perspective on the peace and stability within the region, and also the efforts which are being made by Pakistan in the development objectives. निगरान वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि भारत एक अरसे से हित्ते के दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी पर हमले करता रहा है। मसला कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा को कबूल नहीं, जबकि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ गई। Assassinations being carried out by India in almost every South Asian country, but this is perhaps for the first time that it has gone global. And this is a very, very serious situation, and I think they will have to
come clean on this, because as we see it, and as most of the members of the international community would see it, this is like the mask that they had coming off the Indian face, and having been exposed by this very, very serious crime that has been committed on the Canadian side. निगरान वजीर हारजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि OIC इजलासों में फलस्तीनियों के साथ मजबूत यकजहती का इजहार किया गया, जबकि अफगानिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत हर उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो पाकिस्तान और हित्ते के लिए खतरा हैं। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर ग्रुप 77 और चीन के वज़राए खारिजा के 47वें सालाना इजलास में शिरकत की। वज़ीर खारिजा ने इजलास में तरक्की पज़ीर ममालिक की मदद के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के लिए ग्रुप के जरिए एक्शन प्लान को अपनाने के लिए तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में तरक्की पज़ीर ममालिक की मईशतें कोरोना वबाई अमराज के असरात से तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने इस्लाहात की निगरानी और उन पर अमल दरामद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ भी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने PTV कराची सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने PTV की खबरों और हालात हाज़िरा के शोबों में खबरियत होना चाहिए, क्योंकि PTV अवाम को जवाबदेह है। महदूद अरसे में इस्लाहात के दौरान PTV को साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTV के साथ पुराना लगाव है। असलम अजहर मेरे उस्तादों में हैं। उन्होंने कहा कि महदूद मुद्दत में PTV के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। PTV कराची सेंटर के GM अमजद हुसैन शाह ने वफाकी वज़ीर को PTV कराची सेंटर की कारकर्दगी और मसाइल के बारे में आगाह किया। बाद में वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने PTV कराची सेंटर के स्टूडियोज़, न्यूज़ रूम, MCR और दीगर हिस्से देखे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर को सिंध का रवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी PTV कराची सेंटर पहुंचे तो इदारे के जनरल मैनेजर अमजद हुसैन शाह, EPM सलमान और CBE यूनियन के ओहदेदारान और कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। बहरिया टाउन पेशावर में ज़मीन खरीदने में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। पेशावर इंतजामिया ने ज़मीन खरीदने में बेज़ाब्तगियों पर बहरिया टाउन मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जबकि बहरिया टाउन ने मुतालिका महकमों से NOC लेने में भी बेज़ाब्तगियां की हैं। FIR में मलिक रियाज हुसैन, हिना मलिक, हामिद रियाज और आमिर रशीद अवान नामजद हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इंतजामिया ने अवाम से बहरिया टाउन की धोखाबाजियों, कार्रवाइयों से खबरदार रहने की हिदायत की है। मुल्तान रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग करने का मिशन जारी है। ऑपरेशन में एक रोज में मजीद 7 बिजली चोर मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। दर्जमान मैपको के मुताबिक जनूबी पंजाब के 13 अजला में गिरफ्तार होने वाले बिजली चोरों की मजमूई तादाद 686 हो गई है। 9 ऑपरेशन सर्कल्स में मजीद 150 बिजली चोर पकड़े जाने से इनकी मजमूई तादाद 10,395 तक जा पहुंची। एक रोज में 112 नए मुकदमात दर्ज होने से मजमूई तादाद 3,888 हो गई। बिजली चोरों को आयद करदा जुर्माने की मजमूई रकम 29 करोड़ 51 लाख रुपए है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में रिकवरी मुहिम के दौरान एक रोज में नादहिंदगान से 13 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल किए गए। हजारों रनिंग और मुस्तकिल नादहिंदगान से वसूलियां 1 अरब रुपए से तजावुज कर गई हैं। कोयटा समेत सूबे के तमाम इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक बिजली चोरों के खिलाफ मजमूई तौर पर 322 FIR सूबे के तमाम पुलिस थानों में दर्ज हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 122 बिजली चोर गिरफ्तार भी हुए और बिजली चोरों को तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। जुर्माने की मद में अब तक 4 करोड़ 26 लाख रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं। बिलों की अदम अदायगी पर नादहिंदगान के 15 ट्रांसफार्मर्स जबकि 6 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स भी उतार दिए गए हैं, जबकि बिलों की अदम अदायगी पर मजीद 435 नादहिंदगान के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। लेस्को में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक इस 17वें रोज ऑपरेशन में तमाम सर्कल्स में 506 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए और कार्रवाइयों के नतीजे में 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लेस्को के मुताबिक 292 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 1 ज़राई, 19 कमर्शियल और 486 डोमेस्टिक शामिल हैं। लेस्को की जानिब से कनेक्शंस मुनक़ता करके 9,34,942 यूनिट डिटेक्शन की मद में
بل چارج کیے ہیں جن کی مالیت 3,68,13,404 روپے ہے۔ آپریشن کے دوران کل 7,726 کنیکشن چیک کیے گئے۔ لیسکو چیف کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک بلا تفریق گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ پیسکو کی جانب سے صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ترجمان پیسکو کے مطابق اب تک صوبے بھر میں 4,961 سے زائد کنڈے ہٹا لیے گئے ہیں، جبکہ 1,790 سے زائد مقدمات درج کر کے 372 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایم ڈی فونگرو ریٹائرڈ میجر جنرل طاہر اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان کی زرعی صلاحیت کو بروئے کار لا کر 70 سے 80 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے کو قابل کاشت بنا کر غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ فونگرو کا 5 نکاتی ایجنڈا زراعت میں جدت، بیجوں کی افزائش، ایگری سروسز کمپنی کا قیام، ایگرو انڈسٹریل کمپلیکس کا تصور اور تیار غذائی اجناس کی فراہمی اور برآمد کرنا ہے۔ Pakistan is a large country. We are a fast growing population. It was a thought that we must do something to contribute to the food security in Pakistan. So when General Asim became the Chief of Army Staff, he thought of this idea of building a Green Pakistan initiative concept. Our population challenges are more. So what Green Pakistan initiative looks at is 2 prongs. The first prong is to bring the arable lands under cultivation, and the current target is million to 1.5 million acres of new land under cultivation. But the second prong of this, which is also a very important prong, is we need to consolidate our conventional agriculture to increase our productivity. So that is what actually makes a Green Pakistan initiative. The Apex Committee of SIFC has all the chief ministers, all the chief secretaries. So it is whole of government approach. FundGrow is part of Fauji Foundation. 5-stage process. Farming is our number 1 initiative. We are parallelly starting the seed development. When we set up the farms, we are developing a concept of agro-industrial complexes where we will bring in the value addition industry, and if at all something is required, it will go in a finished product. Our corporate model is based on 60-40. 60% of our crops will directly contribute to food security of Pakistan. We have provision to export 40% of our produce. So in Pakistan, our agriculture largely remains conventional. So because of that, we have lots of inefficiencies. So we have inefficiencies in our irrigation system, in our production system, sowing system, harvesting system. Take the example of wheat. We every year lose about 2 million tons of wheat only in harvesting. So we want to bring in efficiency, improve efficiency in irrigation systems, planting systems, in crop management, harvesting, and improve your efficiency of post-harvest. This is abundant, untapped potential in Pakistan, and it's an opportunity because we have 7 to 8 million acres of land which can be brought under agriculture. And food security is a very big challenge. Our first engagements have been in the Gulf. We are engaged in Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, and we are engaged with UAE. Now we know we have the skills. We've seen the world. Everyone has endorsed that our approach is correct, our method is correct. So therefore we are very positive, inshallah. The model we have developed, inshallah, is delivering. It will succeed. 23 ستمبر کو سیالکوٹ اور جموں سیکٹر میں پاکستانی افواج نے اپنی برتری برقرار رکھی اور ایئر فورس کی مدد سے دشمن کی حرکت کو بالکل محدود کر دیا۔ فائر بندی کا اطلاق ہونے سے قبل بھارتی افواج نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ واہگہ اور اٹاری سیکٹر میں بھارتی افواج نے مایوسی کے عالم میں آخری مرتبہ 2 بریگیڈ سے حملہ کیا، لیکن انہیں منہ کی کھانا پڑے۔ کھیمکرن سیکٹر میں بھی بھارتی افواج نے فائر بندی سے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کرنے کے بہانے ایک پورے ڈویژن سے حملہ کیا، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ راجستھان سیکٹر میں پاکستانی افواج نے ڈالی پر قبضہ کرنے کی بھارتی کوشش کو ناکام بنایا۔ یہ حملہ 22 ستمبر کو بٹالین لیول حملے کے بعد کیا گیا۔ اس حملے میں پاکستانی افواج نے 97 بھارتی فوجیوں کو قیدی بنایا، جس میں 5 آفیسرز بھی تھے۔ مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 80 سے زائد بھارتی سپاہیوں کو باطل جہنم کیا، اور ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت نے ہلاک شدگان اور زخمیوں کو میدان جنگ سے نکالنے کے لیے 10 ایمبولینسز استعمال کی۔ لڑائی کے دوران گہرے سمندر میں بھارتی نیوی نے پاکستان نیوی پر حملہ کیا، مگر پاکستان نیوی نے حملہ آور بھارتی فریگیٹ کو تباہ کر دیا۔ واہگہ اٹاری سیکٹر میں بھاری اسلحہ اور گولہ بارود لے جانے والے ایک بھارتی قافلے پر پاکستان ایئر فورس کے جنگی جہازوں نے حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیا۔ جنگ میں شاندار کارکردگی پر ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل نور خان نے پاک فضائیہ کو سراہا۔ زندہ دلان لاہور میں صدر ایوب کی جانب سے فائر بندی کی پیشکش قبول کرنے کی تعریف کی۔
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर तमाम मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुक़र्रीन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर मंजूर करारदादों पर अमल दरामद ला कराए और कश्मीरियों से किए गए वादे के मुताबिक हक़ खुद अरादियत पर अमल कराए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी रहनुमाओं के साथ इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक गुज़श्ता 4 बरस से जायद के अरसे से घर में नजरबंद थे। उनको अदालती हुक्म पर रिहाई मिल गई है। उन्होंने 4 साल की नजरबंदी के बाद जुमे को श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में खुतबा दिया। गुज़श्ता बरस मार्च में श्रीनगर की जामे मस्जिद को दफा 370 की मनसूखी के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे हाल ही में जुमे की नमाज के लिए दोबारा खोल दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जाने के बाद मुमकिन हुई। हुर्रियत रहनुमाओं के एक बड़े हुजूम ने जामे मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक का वालेहाना इस्तकबाल किया। हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले कश्मीरियों ने आज़ादी के हक में नारे लगाए। कनाडा भारत कशीदगी पर 5 आइज की चश्म कुशा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इस तंजीम की बदौलत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी से मुतालिक मालूमात एक दूसरे के साथ बर्क रफ्तार बुनियादों पर शेयर करती हैं। 5 आई ने मुतअद्दिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ कनाडा के एक इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदेदार ने 21 सितंबर को कनाडा की एसोसिएटेड प्रेस में किया। कनाडा की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया है कि मज़कूरा कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के तयन करदा स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। ओटावा में तयन रॉकेट स्टेशन चीफ कोटर वोडो की तकरीर के बाद कनाडा छोड़ने का हुक्म भी मिल गया। पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रूडो ने जो इल्जामात लगाए हैं उन्हें लगाने की हिम्मत ठोस सबूतों के बगैर नहीं हो सकती। न्यूजीलैंड के आला सफारतकार ने कनाडा के इल्जाम पर कहा कि अगर सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के भारत के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो ये संगीन तशवीश का बायस होगा। कनाडा अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा कि महज भारत को राज़ी रखने की खातिर वो अपने देरीना इत्तेहादी को नज़रअंदाज करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक कर दी है। अखबार ने इंकशाफ किया है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल हो जाने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्जाम ने जमहूरियत के लंबरदार और खुद को जमहूरियत की मां कहने वाले भारत को बेनकाब कर दिया। उनके पास ठोस शवाहिद होने के बायस कनाडा के करीबी इत्तेहादियों यानी अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया है। नई दिल्ली में ग्रुप 20 कॉन्फ्रेंस से वापसी के चंद रोज बाद ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन शहरी को कत्ल करने का इल्जाम लगाया। भारत के बाद कनाडा सिखों की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां 7.5 लाख से ज्यादा सिख रिहाइश पजीर है। इनमें से एक जगमीत सिंह डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिस्तान के हामी रहनुमा और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के गवर्निंग इत्तेहाद में जूनियर पार्टनर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कनाडा की तहकीकात भारत की जानिब से इस कत्ल में तावन और मुस्तकबिल में इस तरह की दहशतगर्दी न करने की यकीन दहानी के बदले में खत्म हो जाएंगी। और कनाडा में सिखों के कत्ल के खिलाफ पेशावर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिख बरादरी ने भारत की जानिब से सिखों पर जारी मजालिम को उजागर करते हुए शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी रैली में मुमताज़ और नुमायां सिख रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली के शुरका ने भारतीय जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सिख बरादरी ने मोदी और भारत मुखालिफ पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एहतजाज का मकसद हिंदुस्तान के जालिमाना तर्ज अमल को उजागर करना था। पेशावर के सिखों ने रैली के जरिए दुनिया भर में मौजूद सिख कम्यूनिटी के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा किया। कश्मीरी और सिख रहनुमाओं ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बर्मिंघम में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के स्पीकर जोगा सिंह, तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी, वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के सदर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर लोशिंदर सिंह और तहरीक कश्मीर बर्मिंघम के चौधरी इकरामुल हक ने खिताब में कहा कि भारतीय एजेंटों के हाथों कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल इस बात का तकाजा करता है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरी और सिख भारतीय सफाकाना कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाहेअमल तरतीब दें। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और सिख बरादरी ने हमेशा आलमी बरादरी को आगाह किया है कि भारत इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम में मुलविस है।
अब भारतीय एजेंट मगरबी ममालिक में भी इंतहाई सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर की हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि वो भारतीय सिफारतकारों को निकाल कर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के वाक़े ने बीजेपी के अरकान के औसान खता कर डाले हैं। इजलास के दौरान इंतहा पसंद हिंदू जमात बीजेपी के रुकन रमेश बिधोरी ने गुस्सा भारतीय मुसलमान रुकन दानिश अली पर निकालना शुरू कर दिया। रमेश बिधोरी ने लोकसभा के इजलास के दौरान मुसलमान रुकन दानिश अली के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। अपनी तकरीर के दौरान रमेश ने मुसलमान रुकन को दहशतगर्द और मुल्ला मुल्ला कहकर मुखातिब करते रहे। खिताब के दौरान रमेश बिधोरी ने मुसलमान रुकन को गलीज गालियां भी निकाली। रमेश बिधोरी के साथ बैठे एक और हिंदू रुकन अपने साथी को रोकने की बजाय मुस्कुराते रहे। स्पीकर लोकसभा ने भी उन्हें गलीज जुबान इस्तेमाल करने से रोकने की बजाय मुसलमान रुकन दानिश अली को ज़बरदस्ती बैठने का इशारा करते रहे। इंतहा पसंद हिंदू रुकन की जानिब से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी लोकसभा के इजलासों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर के दौरान गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती रही है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा ने कत्ल में भारतीय एजेंट के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद कई हफ्ते पहले भारत को दे दिए थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल से मुतालिक कहा कि संजीदा मामले की तह तक पहुंचने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इससे कबल कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि कनाडा के पास सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। ये शवाहिद कई माह से जारी तहकीकात में जमा किए गए हैं। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत से सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कनाडा की सरजमीन पर कत्ल के हवाले से ओटावा के साथ करीबी राब्ते में हैं, चाहते हैं कि कत्ल की तहकीकात मुकम्मल हों। उन्होंने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तहकीकात में ताउन करे और मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर के वाक़यात को बहुत संजीदगी से लेता है। सऊदी अरब आज अपना 93वां कौमी दिन जोशो खरोश के साथ मना रहा है। सऊदी अरब भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। दारुल हुकूमत रियाद में यौमुल वतनी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सऊदी बैंड ने कौमी तराना पेश किया, जबकि दीगर फनकारों और गुलकारों ने भी अपने फ़न का मुजाहरा करके सऊदी अरब से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इज़हार किया। डिप्लोमेटिक कल्चरल सेंटर को 3D लाइट से सजा दिया गया। सऊदी कौमी दिन की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। दीगर अहम कौमी खबरों में आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से निगरां वफाकी वजीर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल डॉक्टर गोहर एजाज ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सनती पैदावार में इजाफा, शहर कायद में खुसूसन सनतों को बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने वफाकी वजीर से कहा कि बिजली की लोड शेडिंग और नरखों में इजाफे से आम शहरी के साथ सनतकार यकसां तौर पर परेशान हैं। मुल्क की माशी तरक्की का इन्हसार सनती फ़ालियत पर है। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान का माशी हब कराची अगर तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। आज पाकिस्तान में पश्तून कल्चर डे नहायत जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के हवाले से सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पश्तून कल्चर डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पश्तून सकाफत, मेहमान नवाजी, बहादुरी, वतन से मोहब्बत, अमन पसंदी वगैरह को उजागर किया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान, निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोंगी ने अपने पैगामात में कहा कि पश्तून सकाफत अपने अंदर एक तख्लीकी क़ुव्वत रखती है। पश्तून कल्चर अपने गिरदोपेश के दीगर अक़वाम की सकाफती इकाइयों के साथ यकानगत हम आहंगी और रवादारी की अलम बरदार है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे के साथ कल तक जारी रह सकता है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से
ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। LDA और वासा की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक पर 156 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन रावी में 142, लक्ष्मी चौक में 138, गुलबर्ग 121, नश्तर टाउन 107, पानी वाला तालाब 105 और ताजपुरा 103 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से लाहौर में लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बायस कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई। लेस्को एहलकार मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। MD वासा गुफरान अहमद ने लिबर्टी चौक का दौरा किया और निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने निकासी आब ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने के साथ साथ तमाम अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत दी। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बाद अज़ दोपहर पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। DI खान और लसबेला में 41, नवाबशाह और सखर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।